जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री के बीच साइन हुआ एक महत्वपूर्ण एमओयू। ब्रह्मोस मिसाइल की सेल को लेकर भारत और फिलीपींस बातचीत की एडवांस स्टेज में। पिछले 12 घंटों में जम्मू कश्मीर में भारत के फोर्सेस को मिली बड़ी सफलता। इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स के जवाब में अब पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है 25 J-10C फाइटर्स। और नागालैंड में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाने का लिया गया फैसला। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी को एडवांस में टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से इस आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि यह नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप सफलताओं की नई ऊंचाइयों को छुएं और अपने अच्छे कामों के साथ हमारे देश भारत का मान बढ़ाएं। आज पुणे में स्थित डीआरडीओ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि R&D लेबोरेटरी ने इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर के साथ एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू के तहत R&D इंडियन इंडस्ट्री को इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स के लिए 30 इंच के इजेक्शन एंड रिलीज यूनिट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए अपना परामर्श यानी कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। और आपको ये भी बता दें कि डीआरडीओ की इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी के पास फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इस तरह के सिस्टम्स को डिजाइन करने की एक्सपर्टीज है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि ओवरऑल बॉर्डर सिक्योरिटी सिनेरियो और अवैध घुसपैठ और ड्रोन बेस्ड एक्टिविटीज को चेक करने के उद्देश्य के साथ भारत के सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से एक हैकेथॉन दृष्टि नाम के इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव के तहत इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए लो कॉस्ट होम मेड सॉल्यूशंस को डेवलप किया जाएगा। और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए SSB कुछ ऐसे सॉल्यूशंस चाहती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेंसर्स और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करे जिनसे वो डेटाबेस की कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से किसी भी सस्पिशियस पर्सन या व्हीकल को आइडेंटिफाई कर सके। और इस इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए स्टार्टअप्स को इन्वाइट किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। और जैसा कि पहले के डिफेंस अपडेट पे भी हमने आपको बताया था कि अब फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए एक अलग से बजट को अप्रूवल भी दिया है। तो अब इसके रिगार्डिंग एक और नया अपडेट सामने आया है जिसमें ANI की एक रिपोर्ट में कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सेल को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच नेगोशिएशंस अपनी एडवांस स्टेज में है और बहुत ही जल्द फिलीपींस के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि भारत को इस मिसाइल सिस्टम के लिए और भी फ्रेंडली कंट्रीज से ऑर्डर मिल सकते हैं क्योंकि फिलीपींस के अलावा कुछ और फ्रेंडली नेशंस भी हैं जिनके साथ भारत अपने मिसाइल सिस्टम की सेल को लेकर बातचीत की एडवांस स्टेज में है। इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है जिसमें टाइम्स नाउ की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि जो इंडियन एयरफोर्स का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसकी वजह से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी वाइफ श्रीमती मधुलिका रावत जी के साथ हमने अपने टोटल 14 पर्सनल को खोया था। तो इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी चलाई गई थी तो इसको लेकर अपडेट ये सामने आया है कि इंडियन एयरफोर्स Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के रशियन डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ टच में है। और टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में बताया गया है कि एयर मार्शल मानविंदर सिंह की अगुवाई में जो कमेटी इस दुर्घटना की जांच कर रही है तो वे रशियंस के फाइनल इनपुट के बाद ही अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करेंगे और इस दुर्घटना की इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट अगले महीने तक आने की उम्मीद है। और क्या आप जानते हैं कि इस साल इंडियन एयरफोर्स के 5 MiG-21, इंडियन आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर और 2 रुद्रा हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स का एक मिराज 2000 और इंडियन एयरफोर्स के 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। और इन सभी दुर्घटनाओं में हमने अपने 22 पर्सनल को खोया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2021 ने भले ही भारत की डिफेंस कम्युनिटी को काफी कुछ दिया है लेकिन 2021 ने हमसे काफी कुछ लिया भी है। और बाकी इसी के साथ हम आपको ये भी सूचित करना चाहेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी 2021 का जो डिफेंस रिवाइंड है वो कल हमारे YouTube चैनल पर दिन में 1 बजे अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप में से जो सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल के साथ अभी हाल ही में जुड़े हैं तो उनको इस वीडियो से फायदा ये होने वाला है कि इस पूरे साल में भारत के डिफेंस कम्युनिटी में जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में जानकारी आपको केवल एक ही हमारे इस रिवाइंड वाली वीडियो से मिल जाएगी। और बाकी जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं तो उनके एक तरीके से इसमें रिवीजन हो जाएगा। और बाकी इस वीडियो को आप टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा एक तोहफा भी समझ सकते हैं। और इसलिए कल की डिफेंस रिवाइंड 2021 वाली वीडियो देखना ना भूलें। और अगर किसी ने भी नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। 12 घंटे से भी कम समय के अंदर जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में चलाए गए 2 अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और CRPF को एक बड़ी सफलता मिली है क्योंकि इन ऑपरेशंस के दौरान इंसानी रूपी सुअरों के संगठन जैश के
6 सुअरों को हॉरिफाइड कर दिया गया है और इन 6 सुअरों में से 4 की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी हैं और 2 लोकल के ही हैं, और जबकि मारे गए बाकी के 2 आतंकियों की पहचान होनी अभी बाकी है। और निश्चित रूप से ये भारत की फोर्सेस के लिए एक बड़ी सफलता है। और इन मारे गए आतंकियों के पास से M4 राइफल, उसकी 7 मैगजीन, 2 AK सीरीज के राइफल्स और उनकी 2 मैगजीन, पिस्टल और उसकी 2 मैगजीन, 3 ग्रेनेड्स और ऐसे अदर वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इन मुठभेड़ के दौरान हमारे 3 आर्मी जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान भी घायल हुआ था, और फिर बाद में इनमें से एक आर्मी जवान को बचाया नहीं जा सका और वे अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वीर की आत्मा को शांति मिले और जो हमारे बाकी के जवान घायल पड़े हैं तो वे भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और जबकि कश्मीर के IGP विजय कुमार की तरफ से भी बताया गया है कि इसी साल दिसंबर के महीने में ही करीब 24 आतंकियों को ढेर किया गया है, और जिनमें से 5 पाकिस्तानी थे, और इनके पास से 2 US मेड M4 कार्बन राइफल्स, 15 AK-47, 24 से भी अधिक पिस्टल्स, ग्रेनेड्स, IEDs, ये सब इनके पास से बरामद हुए हैं। और उनका ये भी कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि इस साल ज्वाइन हुए करीब 128 लोकल आतंकियों में से 73 को अभी तक एनकाउंटर्स में ढेर किया जा चुका है, और जबकि 16 को गिरफ्तार किया गया है। और अभी वर्तमान समय में इन 128 में से केवल 39 यानी कि 39 ही सक्रिय हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोकल टेररिस्ट की संख्या 100 से भी कम हुई है, और कल के एनकाउंटर के बाद से अब ये संख्या केवल 85 या 86 तक हो गई है। और जबकि इसी मामले पर मीडिया के साथ बात करते हुए इंडियन आर्मी के चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का भी कहना था कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास अभी उतने गंभीर नहीं है और इस साल ये संख्या काफी कम हुई है, और हम सतर्क हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अंदर घुसने में सक्षम ना हो। और जबकि अभी हाल ही में सिंगापुर टाइम्स ने US कंट्री रिपोर्ट ऑन टेरर 2020 के आधार पर यह दावा किया है कि अभी भी मल्टीपल आतंकी संगठन लगातार पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट में आतंकवाद का सामना न कर पाने की पाकिस्तान की इनएबिलिटी को हाईलाइट किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान तो इन सुअरों के संगठन का इस्तेमाल करने के मामले में दोगलापन अपना रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को इनका विक्टिम बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ही इनको प्रॉक्सी वॉर के रूप में भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। हमारे चिंदी पड़ोसी चाइना ने एक बार फिर से अपनी चिंदी हरकत का एक नया उदाहरण पेश किया है, और हुआ यह है कि सीमा पर जारी तनाव के बीच अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास के 15 जगहों के नाम बदल डाले हैं। और इस बारे में जानकारी चिंदी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि ये दूसरी बार है जब चीन ने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के पास की जगहों के नाम बदले हैं, और इससे पहले 2017 में चीन ने 6 जगहों का नाम अपने हिसाब से रखा था। और ये तो आपको पता ही होगा कि विस्तारवादी वाली सोच रखने वाला चीन हमेशा से ये कहता आया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि चीन का ऐसे कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी, और अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था और रहेगा। और फिलहाल चीन के इस कदम पर भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है जिसमें पाकिस्तान सरकार की तरफ से कंफर्म किया गया है कि वे चाइना से करीब 25 J-10C फाइटर्स को खरीद रहे हैं। और पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि पाकिस्तान इन चाइनीज J-10C फाइटर्स को इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स के जवाब में खरीद रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ये मानता है कि ये J-10C फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स के बराबर कैपेबल हैं। बाकी पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को भी पता है कि मानने में कुछ जाता तो है नहीं, और बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं कि ये F-35 से भी बेस्ट है। लेकिन आपको इस J-10C फाइटर के बारे में कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि जो ये J-10C है ये चाइनीज J-10A फाइटर का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, यानी कि वही फाइटर जो इसराइल के IAI लेवी फाइटर की कॉपी है। इसके अलावा कुछ का तो ये भी मानना है कि पाकिस्तान के पास जो J-10C फाइटर्स आएंगे उनमें रशिया का सैटर्न AL-31FN इंजन के बजाय चाइना द्वारा बनाया गया स्वदेशी इंजन इस्तेमाल होगा। चलिए अगर ये बात मान भी लें तो आपको ये बता दें कि चाइनीज जेट इंजन की दिक्कत यह है कि वो चाइनीज है, और चाइना के स्वदेशी जेट इंजन की असलियत क्या है इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी पहले बनाई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रफाल फाइटर J-10C के कंपैरिजन में ज्यादा बैटल प्रूवन है, और जबकि इस चाइनीज J-10C ने तो पाकिस्तान के अलावा किसी अदर नेशन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट नहीं करी है। और यही नहीं बल्कि अति आधुनिक कैपेबिलिटीज के मामले में भी ये J-10C फाइटर रफाल फाइटर से काफी पीछे है। वो बात अलग है कि ये पॉइंट उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो ऑलरेडी दुनिया के सबसे एडवांस 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 को ऑपरेट कर रहे हैं, और जो यही मान के बैठे हैं कि वो उस फाइटर से पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और अब ये भी मत भूलिए कि ये J-10C फाइटर्स को बनाया है चाइना ने, और चाइनीज मशीन्स की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस कैसी रहती है तो उसके एग्जाम्पल समय समय पर सामने आते ही रहते हैं। और ये सब देखकर तो हमें ये भी लगता है कि पाकिस्तान जो ये J-10C फाइटर्स को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है वो शायद इसलिए नहीं है कि वो एक अच्छा फाइटर है, बल्कि ये दिलचस्पी शायद इसलिए हो सकती है क्योंकि हमारे पड़ोसी के पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि अच्छा फाइटर खरीदने के लिए अच्छे पैसे भी लगते हैं। और पाकिस्तान और पैसों का रिश्ता कैसा है ये तो आप सभी को पता ही है। बाकी अगर मजाक से हटकर बात करें तो हम ये नहीं कह रहे कि J-10C बहुत ही खराब फाइटर है,
हम बस ये कह रहे हैं कि इसको रफाल फाइटर से ज़्यादा बेहतर समझना कोई ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं है। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक नागालैंड में अफस्पा कानून को 30 जून 2022 यानी कि अब 6 महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और बाकी ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि नागालैंड फायरिंग वाले इंसिडेंट के बाद से ही नागालैंड से अफस्पा कानून को वापस लेने की मांग चल रही है, लेकिन इस मांग पर फैसला करने के लिए खास कमेटी बनाई गई है और उसके सुझाव के आधार पर ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बाकी आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि 2021 में भारत के डिफेंस सेक्टर में हुए कई सारे महत्वपूर्ण मेजर इवेंट्स में से ऐसा कौन सा एक इवेंट है जिसके होने से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली और जिसका आपको सबसे बेसब्री से इंतजार भी था। और आप इसका जवाब सोचिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 2017 में तवांग में अपनी ड्यूटी के दौरान इंडियन आर्मी के मेजर प्रसाद महादिक ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज ही के दिन 1971 में इंडियन आर्मी के मेजर प्रशांत कुमार चटर्जी ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और जिसके लिए उन्हें बाद में वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।